नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और देखिए बड़ी खबर हम शुरुआत करें वॉर जोन की खबर के साथ। मेतुला पर हिजबुल्लाह के हमले की तस्वीरें सामने आई है। हिज्ब के मिसाइल हमले से आग लग गई। लपटों से घिरा मेतुला का आईडीएफ सैन्य बेस। तस्वीरें आप देखिए। और वहीं खैरसों वॉर जोन से बड़ी खबर, जहां पर रूसी टैंक ब्रिगेड के हमले हुए। T-72B3M टैंक ब्रिगेड की गोलीबारी, मकानों में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर बारूद बरसाया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और वहीं स्वातोवस्क में रूस की MLRS वर्षा हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट से रूस के बड़े हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन के कई सैन्य मोर्चों पर रॉकेट गिरे हैं। और चलिए अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में बरसते बारूद की। अरब में सबसे बड़ा धर्मयुद्ध छिड़ने वाला है। ईरान के समर्थन से चलने वाले शिया संगठनों का इजराइल विरोधी करार हो चुका है। दुनिया भर के शिया संगठनों के लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के विध्वंस का ऐलान कर दिया है। हसन नसरल्लाह ने कह दिया है कि यहूदी जिस तीसरे टेंपल की परिकल्पना कर रहे हैं वो कभी साकार नहीं होने वाला। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए विध्वंसक बारूदी और एटमी तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल के टारगेट पर बेरूत और हिजबुल्लाह का निशाना यरूशलेम। आप देखिए कैसे इजराइल से धरती का विनाश करने वाला धर्मयुद्ध शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। अरब से महासंग्राम की बिसात बीत चुकी है, क्योंकि इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी हैं। पच्चीस जून को भी हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमले जारी रखे। इन हमलों में कई इजरायली सैन्य बेस को भारी नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह के बढ़ते हमलों के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका दौरे पर रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि हिजबुल्लाह युद्ध की आग भड़का रहा है। इसके साथ ही इजराइल के नेशनल यूनिटी पार्टी के चेयरमैन बेनी गेंट्स ने हिजबुल्लाह पर हमले का ऐलान कर दिया है। गेंट्स ने कहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल की उत्तरी सीमा पर खतरा बना हुआ है। इजरायली सेना कुछ दिन में ही हिजबुल्लाह को समाप्त कर सकती है। युद्ध में इजराइल को भी नुकसान होगा और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हिजबुल्लाह पर इजराइल ने बड़े हमले की तैयारी कर ली है और जल्द ही लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। गाजा में बड़ी संख्या में सैनिकों को लेबनान बॉर्डर भेजा गया है। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के सैकड़ों सैन्य वाहन तैनात हो चुके हैं। लेबनान बॉर्डर पर हथियार और रसद के लिए नए गोदाम तैयार किए गए हैं। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। लेबनान बॉर्डर से सटे इलाकों को इजराइल ने खाली कराना शुरू कर दिया है।
ये सभी संकेत इशारा कर रहे हैं कि इजराइल लेबनान पर हमले करने वाला है। जल्द ही इजराइल की सेना ब्लू लाइन को क्रॉस करके लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकती है। कनाडा, कतर, नॉर्वे, डेनमार्क सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। लेबनान पर हमलों के बढ़ते आसार देखने के बाद हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने इजराइल पर सबसे बड़े हमले का ऐलान कर दिया है। हसन नसरल्लाह ने कहा है कि उसके लड़ाके यरूशलेम में इजराइल के राष्ट्रीय गौरव को कुचल कर रख देंगे। नसरल्लाह ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा है कि 2500 साल पहले बेबीलोन ने यहूदियों का पहला टेंपल ऑफ सोलोमन ध्वस्त किया था। फिर पहली शताब्दी में यहूदियों का दूसरा टेंपल ऑफ हेरोड रोमन ने ध्वस्त किया। अब 21वीं सदी में यहूदियों की परिकल्पना तीसरे टेंपल को हिजबुल्लाह ध्वस्त करेगा। यहूदियों का तीसरा टेंपल एक परिकल्पना है जिसे ऐतिहासिक नगर यरूशलेम में बनाया जाएगा। यहूदियों ने यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक की जगह इसे बनाने का प्लान तैयार कर रखा है। तो इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं यह है यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद, जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में बने हैं। डोम ऑफ द रॉक के बारे में मान्यता है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का सफर तय किया था। इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट है, लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल या फिर वेलिंग वॉल कहा जाता है, और यह यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपुलर भी है। ईसाई धर्मग्रंथ न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इसी शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था। यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था और फिर यहीं पर वो अवतरित भी हुए थे। इसी परिसर को लेकर यहूदियों और अरब के इस्लामिक देशों के बीच विवाद चला आ रहा है। ये यहूदियों के तीसरे टेंपल का मॉडल है। ये इसका मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार से लेकर सभी दरवाजों पर जो सोना है वो मढ़ा होगा, ये जानकारी है। इसके बाएं ओर आज का सेकेंड टेंपल यानी कि टेंपल माउंट और उसकी वेस्ट वॉल होगी। मुख्य मंदिर के सामने ही एक बड़ा मंदिर परिसर होगा जिसमें 30 लाख लोग एक साथ जमा हो पाएंगे। यहूदियों ने इसे अल अक्सा की जगह बनाने की परिकल्पना की है। इस मंदिर को बनाने के लिए डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान तैयार किया गया। तीसरे टेंपल के स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार हो गया है। मार्च के महीने में ही इजरायली संसद में तीसरे टेंपल का मुद्दा उठा था। इजरायली सांसद जल्द थर्ड टेंपल बनाने की मांग कर रहे हैं। इस्लाम के तीसरे पवित्र स्थल पर यहूदियों के मंदिर की परिकल्पना से मुस्लिम जगत भड़का हुआ है और हिजबुल्लाह ने इसीलिए तीसरे टेंपल की परिकल्पना पर हमले का ऐलान कर दिया है। नसरल्लाह ने इसे धर्म युद्ध में बदल दिया है और इसीलिए प्रॉक्सी संगठनों की संधि हो चुकी है जो मिलकर इजराइल पर हमला करने को तैयार है। ये प्रॉक्सी संगठन हैं लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हूती, पाकिस्तान से जैनबिया ब्रिगेड, अफगानिस्तान से फातिमिया ब्रिगेड, इराक से कैतब हिजबुल्लाह, इराक से ही इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक का अल हश्द अल शाबी, इराक का पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, इराक और सीरिया में सक्रिय असैब अहल अल हक,
सीरिया से चलने वाला हराका हिजबुल्ला अल नुजाबा, अशाब अल कहाफ और इराक सीरिया से ही कासिम अल जबारे। इसे मुकाबमा या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की धुरी कहा जाता है। ये सब ईरान के समर्थन से चलने वाले शिया मिलिटेंट संगठन हैं और इनके समर्थन में ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दे दी है। अमेरिका के साथ साथ एक नेटो देश भी इजरायल के खिलाफ खड़ा हो गया है। ईरान ने यूएस के विदेश मंत्रालय से कहा है कि लेबनान में ऑल आउट जंग शुरू हुई तो सभी शिया संगठन इजरायल के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। नेटो सदस्य तुर्की ने कहा है कि इजरायल का मददगार साइप्रस भी युद्ध में बड़ी कीमत चुकाएगा। अरब में महासंग्राम की बिसात पिट चुकी है और हूती ने भी शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। हूती ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। इस मिसाइल से हूती ने इजरायल का मालवाहक जहाज MSC सरा ध्वस्त कर दिया। हूती प्रवक्ता याह्या सारी का दावा है कि मिसाइल अरब सागर, हिंद महासागर में केप ऑफ गुड होप तक सटीक हमला कर सकती है। इजरायल के खिलाफ प्रॉक्सी संगठन तैयार है और अगर लेबनान पर हमला हुआ तो अरब में एटमी धर्म युद्ध छिड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वहीं दूसरी तरफ अगर रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो रूस के सुखोई 25 जेट से यूक्रेन पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। लुहांस्क के मोर्चे पर रूस की भारी बमबारी, यूक्रेन के कई फ्रंटलाइन मोर्चे इस बमबारी में तबाह हो गए। तो जिस वक्त युद्ध बहुत ही भयानक दौर में प्रवेश कर चुका है, जिस वक्त अकल्पनीय रक्तपात हो रहा है, उस वक्त ज़ेलेंस्की ने अपने एक कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने जिस जनरल को हटाया है उस पर युद्ध के मैदान में गलत फैसले लेने का आरोप लगा है। वो फैसले जिससे बड़ी तादाद में यूक्रेनी सैनिक मारे गए। ज़ेलेंस्की ने अब नया कमांडर नियुक्त कर दिया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की का यह फैसला यूक्रेन को सरेंडर या फिर हार से बचा पाएगा। रूस और यूक्रेन में असली जंग, असली विध्वंस तो अब शुरू हुआ है। रूस और यूक्रेन में युद्ध का सबसे खतरनाक चरण शुरू हो गया है। रूस ने यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने वाला अभियान लॉन्च कर दिया है, तो यूक्रेन रूस का मान मर्दन करने के लिए काउंटर ऑपरेशन चला रहा है। एक तरफ रूस की शक्तिशाली सेना है तो दूसरी तरफ यूक्रेन है, जिसके सिर पर अमेरिका और नेटो का हाथ है। यही वजह है कि युद्ध की आग शांत होने के बजाय विध्वंसक होती जा रही है। 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने यूक्रेन के अंदर जबरदस्त तबाही मचाई। रूस ने बमबारी कर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों सहित एनर्जी सेक्टर को भी ध्वस्त कर दिया। रूस के हमले के बाद कीव से लेकर खार्किव और लवीव किस तरह से जल रहे हैं, अब उसकी दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखिए। लवीव में रूसी सेना ने उस हथियार गोदाम को तबाह कर दिया जहां नेटो के हथियार रखे हुए थे। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के लिपर्ड टैंक की कब्र खोद दी। खेरसोन में रूस के ग्रैड रॉकेट लॉन्चर की गर्जना हुई। रॉकेट बरसात में यूक्रेन के 3 सैन्य ठिकाने समाप्त हो गए। खार्किव में रूस ने गाइडेड बमों की बरसात की।
हमले की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ज़ेपोरिजिया में रूस की आर्टिलरी ने यूक्रेन की मोर्टार यूनिट को खत्म कर दिया। युद्ध के मैदान में सबसे बड़ी तबाही रूस के Su-25 ने मचाई। रूसी लड़ाकू विमान ने आसमान से मिसाइलों की बरसात की। हमले में यूक्रेन के 5 ठिकाने ध्वस्त हो गए। 100 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों का संहार हो गया। सूमी में भी रूस के Su-25 ने विनाश की बरसात की। हमले में यूक्रेनी सेना की एक टुकड़ी खत्म हो गई। चौबीस घंटे में रूसी सेना ने जिस तरह भीषण हमले किए, उससे यूक्रेनी फोर्स की कमर टूट गई। चौबीस घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेनी धरती पर कितना विध्वंसक बारूदी वज्रपात किया, उससे इस बात से समझा जा सकता है कि रूस ने 437 टारगेट पर एक साथ हमलों को अंजाम दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के 80 फील्ड आर्टिलरी पोजीशंस को भी टारगेट पर लिया। रूस के हमले में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 3 एयर डिफेंस सिस्टम जल गए। रूसी सेना ने 3 मोर्चों पर यूक्रेन के 3 हथियार गोदामों को भी भस्म कर दिया। एक दिन के अंदर ही यूक्रेन के 2 रडार स्टेशन का वजूद मिट गया। यूक्रेनी सेना के 2 कमांड पोस्ट मलबा बन गए। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 962 सैनिक मारे गए। रूसी हमले में यूक्रेन के 11 टैंक्स नष्ट हो गए। यूक्रेन के 9 सैन्य वाहनों के भी परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस ने यूक्रेन के 9 हौवित्जर को बर्बाद कर दिया। रिपोर्ट आप देखिए। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना का संहार हो रहा है। इससे भड़के ज़ेलेंस्की अपने कमांडर्स पर गाज गिरा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने जॉइंट फोर्स कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल यूरी सडोल को बर्खास्त कर दिया है। यूरी सडोल पर आरोप है कि उनके गलत फैसलों की वजह से बड़ी तादाद में यूक्रेनी सैनिक मारे गए। इधर ज़ेलेंस्की ने कमांडर बदला और उधर यूक्रेनी सेना का काउंटर एक्शन शुरू हो गया। यूक्रेनी फोर्स ने बेलगोरोद में ड्रोन हमला कर रूस के 2 पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम को जला दिया। यूक्रेनी सेना ने वोरोनिश में रूस के हथियार डिपो को भी टारगेट किया। हमले के बाद हथियार डिपो धू-धू कर जल गया। रूसी धरती के साथ साथ यूक्रेन ने युद्ध भूमि में भी बारूदी धावा बोला। खार्किव में यूक्रेन ने हमला कर रूस के माइनफील्ड को तहस नहस कर दिया। खार्किव में ही यूक्रेनी फोर्स ने भीषण हमला कर आगे बढ़ रही रूसी टुकड़ी को पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। खार्किव में ही यूक्रेन ने रूस के ड्रोन कंट्रोल सेंटर को मलबे में बदल दिया। लुहांस्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के मेन बैटल टैंक को नष्ट कर दिया। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने रूस के 500 किलो के गाइडेड बम को तबाह कर दिया। डोनेट्स्क में भी यूक्रेन ने जबरदस्त काउंटर अटैक किया। हमले में रूस का पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। अवदीव्का में यूक्रेन ने रूस के T-80 टैंक को जलाकर भस्म कर दिया।
चासिव यार में यूक्रेन ने रूसी सेना के हमले को नाकाम कर दिया। जिस वक्त यूक्रेनी फोर्स रूसी सेना को जख्म दे रही थी, उसी वक्त यूक्रेन के लिए अच्छी खबर आई। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का नया बैच स्पेन से कीव पहुंच गया है। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन अब न सिर्फ रूस के हवाई हमले से खुद की सुरक्षा करेगा, बल्कि रूसी धरती पर विध्वंसक विस्फोट भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए खबर केन्या से है, जहां की राजधानी नैरोबी इस वक्त दंगे की आग में चल रही है। बढ़े टैक्स और आसमान छूती महंगाई से त्रस्त जनता ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ अभी तक का सबसे बड़ा विद्रोह छेड़ दिया है। पुलिस ने आक्रोश की आग को दबाने की कोशिश की तो विद्रोह हिंसक हो गया। सैकड़ों की भीड़ आज केन्या के संसद में घुस गई। संसद के अंदर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की। बावजूद इसके जन विद्रोह रुकने का नाम नहीं ले रहा। दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। गोलियों की आवाज से शहर थर्रा रहा है। हर तरफ आक्रोश की आग लगी हुई है। सड़क से लेकर संसद तक बवाल है। पुलिस और पब्लिक में जोरदार भिड़ंत हो रही है। जनता ईंट और पत्थरों की बरसात कर रही है। पुलिस न सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, बल्कि डरा देने वाली फायरिंग कर रही है। यहां वो सब कुछ है जो एक दंगे में होता है, आगजनी, तोड़फोड़, लाठीचार्ज, पानी की बौछार, हिंसा, और उत्पात। ये उस गृह युद्ध की आग है जो कीनिया में भड़की है। इस आग में कीनिया की राजधानी नैरोबी पूरी तरह से जल रही है। कीनिया के हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार और उसके नियम के खिलाफ हिंसक हल्ला बोल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ अचानक नैरोबी की संसद में घुस गई। इसके बाद वहां जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें सामने हैं। आक्रोशित लोगों ने संसद को आग के हवाले कर दिया। संसद में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। सीनेट के दरवाजे को तोड़ दिया गया। पार्लियामेंट में जिस तरह का बवाल हुआ उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आगजनी और उत्पात यहीं खत्म नहीं हुआ। भीड़ ने नैरोबी के सिटी हॉल पर भी धावा बोला। सिटी हॉल में न सिर्फ जबरदस्त तोड़फोड़ की गई, बल्कि उसे आग के हवाले भी कर दिया गया। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कई सांसदों के घरों को भी जलाकर राख कर दिया। पुलिस गोली, आंसू गैस, पानी की बौछार, लाठीचार्ज से इस आक्रोश को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दंगा है कि भड़कता ही जा रहा है। इस वक्त नैरोबी में हर तरफ आग, तोड़फोड़, हिंसा और उत्पात का मंजर है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। नैरोबी में आपातकाल लग गया है। केनिया सरकार ने टैक्स में इजाफा कर दिया है। इससे भड़के लोगों ने सरकार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह शुरू कर दिया है। पुलिस और पब्लिक के भिड़ंत में अब तक आधा दर्जन लोगों की जान जा चुकी है। 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की बहन को भी चोटें आई हैं।
केनिया में हालात बहुत खराब हैं। ऐसे में भारत सरकार ने केनिया में रह रहे भारतीयों को एडवाइजरी जारी कर सावधानी बरतने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उन्नीस जून को किम और पुतिन के बीच प्योंगयांग में मुलाकात हुई थी, जिसका असर अभी से दिखने लगा है। किम जोंग उन ने महज 22 घंटे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, जिसके बाद साउथ कोरिया से लेकर अमेरिका तक टेंशन बढ़ गई है। दुनिया को डर है कि पुतिन की मदद से किम के हाथ वो शक्ति लग सकती है जिससे किम एशिया से यूरोप तक तबाही मचा सकता है। उन्नीस जून को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया में किम जोंग उन से मिले और 7 दिन बाद तानाशाह ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर दिया। दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाकर डराने की कोशिश की। किम के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट का दावा साउथ कोरिया ने किया है। दावा है कि किम जोंग ने बुधवार सुबह 5:30 पर हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया। हाइपरसोनिक मिसाइल प्योंगयांग के पास मौजूद टेस्टिंग साइट से दागी गई। साउथ कोरिया की माने तो किम जोंग का मिसाइल परीक्षण असफल रहा। 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मिसाइल हवा में ब्लास्ट हो गई। मिसाइल धमाके में किसी को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है, लेकिन यह परीक्षण अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए खतरे की घंटी है। दावा है कि किम की मिसाइल सॉलिड फ्यूल बेस्ड थी। साल 2021 के बाद से किम लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। किम की कोशिश सॉलिड ईंधन से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें हासिल करने की है। ऐसा इसलिए क्योंकि सॉलिड ईंधन वाली मिसाइल डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल होता है। ये मिसाइलें दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे देती हैं। माना जा रहा है कि इसमें रूस किम की मदद कर रहा है और ये मिसाइल टेस्ट पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे का नतीजा है। अठारह जून को रूसी राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे। 19 और 20 जून को पुतिन किम के बीच कई दौर की बातचीत हुई। दोनों के बीच 20 से ज्यादा सैन्य और सामरिक समझौते किए गए थे। माना जा रहा है कि पुतिन ने हाइपरसोनिक मिसाइल और सॉलिड ईंधन से जुड़े कई अहम समझौते किए हैं। यानी किम के हाइपरसोनिक ड्रीम को पूरा करने में अब पुतिन उसकी मदद कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया इस टेस्ट के जरिए साउथ कोरिया को करारा जवाब देना चाहता था। दरअसल बुधवार को साउथ कोरिया ने समंदर के विवादित हिस्से में लाइव फायर ड्रिल की थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही किम ने यह मिसाइल टेस्ट किया। किम जोंग का मिसाइल टेस्ट भले ही फेल रहा हो, लेकिन किम के इस कदम से इतना साफ हो चुका है कि रूस से गठजोड़ के बाद उसकी मिसाइल फैक्ट्री में प्रोडक्शन तेज हो गया है। आने वाले दिनों में ऐसे टेस्ट की संख्या में इजाफा होगा, जो अमेरिका और उसके मित्र देश साउथ कोरिया के लिए खतरे का सायरन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चलिए अब बात करते हैं अमेरिका को झुलसाती गर्मी की। अमेरिका में प्रचंड गर्मी ने तांडव मचा रखा है। अमेरिका के कई राज्यों में पारा 40 डिग्री को क्रॉस कर गया और इसी भीषण गर्मी के बीच अमेरिका से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का मोम स्टैचू गर्मी के चलते पिघल गया। मोम की प्रतिमा का आकार बिगड़ गया। आप देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया का ताकतवर मुल्क अमेरिका इस वक्त प्रचंड गर्मी के प्रकोप से त्राहिमाम कर रहा है।
अमेरिका के कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के भी पार जा पहुंचा है। भीषण गर्मी के साथ साथ झुलसा देने वाली हीट वेव का कहर अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन में देखने को मिल रहा है। आखिर प्रचंड गर्मी से अमेरिका में हालात कितने भयावह हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप वॉशिंगटन डीसी से सामने आई इस तस्वीर से लगा सकते हैं। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का मोम स्टैच्यू है, जो भीषण गर्मी के चलते पिघल चुका है। 6 फीट ऊंची मोम की प्रतिमा का आकार पूरी तरह से बिगड़ गया है। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में नॉर्थ वेस्ट वॉशिंगटन के एक स्कूल परिसर के बाहर लिंकन की मोम की मूर्ति स्थापित की गई, लेकिन अब वॉशिंगटन डीसी के प्राइमरी स्कूल में लगी मोम की मूर्ति गर्मी की वजह से पिघलने लगी है। मूर्ति का सिर भी पिघल गया, पैर धड़ से अलग हो गए। अमेरिका के महान नेताओं में गिने जाने वाले लिंकन का स्टैच्यू करीब 3000 पाउंड मतलब 1400 किलो वजनी था। इसे सेफ मोम के जरिए तैयार किया गया था, लेकिन भीषण गर्मी के चलते पूर्व राष्ट्रपति लिंकन की प्रतिमा पिघल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। 2 दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि राफा की जंग खत्म हो गई है, अब नए दुश्मन की बारी है। नई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा हो रहा है कि इजराइल का अगला टारगेट अब हिजबुल्लाह है, और इसमें नेतन्याहू स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क की मदद लेना चाहते हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ नेतन्याहू का स्टारलिंक प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। इस धूल भरे रेगिस्तान में इजराइल के टैंक तैनात हैं। कई टैंक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ लोहे की फेंसिंग लगी हुई। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजरायली फौज ने गोलान हाइट्स के पास बड़ी संख्या में फौज तैनात की है और इजरायली फोर्स दक्षिणी लेबनान बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है। क्या नेतन्याहू का हमास से बदला पूरा हो गया है? क्या इजराइल अब अपने दूसरे दुश्मन के खात्मे की तरफ बढ़ रहा है? एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अपने दूसरे दुश्मन हिजबुल्लाह का खात्मा करने के लिए बढ़ रहा है और इसके लिए उसे दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क की जरूरत है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इजराइल इलॉन मस्क से बात कर सकता है। इजराइल इलॉन मस्क की स्टारलिंक की सेवाएं लेना चाहता है। हिजबुल्लाह के हमले में पावर ग्रिड नष्ट होने पर स्टारलिंक मदद कर सकता है। इजराइल स्टारलिंक के 5000 लोहा ऑर्बिट वाली सैटेलाइट्स की मदद चाहता है। इसके अलावा इजरायली सरकार खाने पीने के सामान इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनवा रही है। हिजबुल्लाह से जंग के हालात में ये सामान इमरजेंसी में काम आ सकेंगे। वैसे आपको बता दें कि पिछले साल 27 नवंबर को इलॉन मस्क इजराइल पहुंचे थे। इलॉन मस्क ने नेतन्याहू के साथ किबुत्ज कफार अज्जा का दौरा किया था, जहां 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था। नेतन्याहू ने मस्क को हमास हमले के वीडियो दिखाए थे। ये वीडियो हमास आतंकियों के बॉडी कैम से लिए गए थे। तो वहीं इलॉन मस्क ने भी इजराइल के हमास पर अटैक को जायज ठहराया था। वैसे इसके कुछ महीने बाद इजराइल हमास जंग के बीच इलॉन ने एक पोस्ट में अपने सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का फोटो शेयर करते हुए लिखा था, हमने एक दूसरे पर नहीं बल्कि स्टार्स पर रॉकेट भेजने चाहिए। यानी इलॉन मस्क नेतन्याहू की मदद करेंगे या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। क्या अमेरिका यूक्रेन में अपने सैनिक भेजने के लिए तैयार है? क्या अमेरिका रूस के खिलाफ इराक अफगानिस्तान वाली रणनीति पर आगे बढ़ेगा? यह रिपोर्ट आप देखिए। इस जंग में यूक्रेन 2 साल से भी ज्यादा वक्त से रूस जैसे शक्तिशाली मुल्क का मुकाबला कर रहा है। अगर आज यूक्रेन रूस के आगे मजबूती से टिका है तो उसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका ने न सिर्फ यूक्रेन को अरबों डॉलर्स की मदद की, बल्कि लॉन्ग रेंज वेपन और मिसाइल्स देकर यूक्रेन को ताकत दी। CNN के मुताबिक अमेरिका अपने सैनिकों को यूक्रेन भेज सकता है। अमेरिकी हथियारों की मरम्मत के नाम पर यूक्रेन जाएंगे अमेरिकी सैनिक। अमेरिकी सैनिकों को कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर यूक्रेन भेजा जाएगा। इराक अफगानिस्तान में भी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर गए थे अमेरिकी सैनिक।
रूसी वैगनर आर्मी की तरह कॉन्ट्रैक्टर्स भी अमेरिकी मिशन पूरा करते हैं। सवाल है कि आखिर कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पर अपने सैनिकों को यूक्रेन भेजकर अमेरिका अपना कौन सा मिशन पूरा करना चाहता है। बड़ी खबर, रूस के स्नाइपर ने बचाए कई रूसी सैनिक। यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन को हवा में नष्ट किया। ड्रोन से रूसी मोर्चे पर गिरने वाले थे विस्फोटक। रूस यूक्रेन जंग से बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, वो ये कि जंग के 28 महीनों बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़ा दांव खेला है। अमेरिका ने इराक अफगानिस्तान वॉर के अटैक प्लान को रूस के खिलाफ एक्टिवेट कर दिया। दरअसल एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जा रहा है कि जल्द ही रूस यूक्रेन जंग में पहली बार अमेरिकी सेना दस्तक दे सकती है। यूक्रेन के अलग अलग वॉर फ्रंट्स पर बाइडेन ब्रिगेड की तैनाती हो सकती है। मतलब यह कि पहले अमेरिका ने हथियार दिया और अब अपनी फौज के जरिए रूस पर प्रहार का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि क्या बाइडेन सेना के यूक्रेन पहुंचने के साथ ही बदल जाएगा पूरा वॉर सीन। आप देखिए। महाशक्ति अमेरिका यूक्रेन की सरजमी पर अब तक विध्वंसक हथियारों की सप्लाई कर रहा था। अटैक जैसे टैक्टिकल मिसाइलों की खेप भेज रहा था। वहीं यूक्रेन के सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए सॉलिड डिफेंस सिस्टम कीव पहुंचाए जा रहे थे। मगर रूस यूक्रेन जंग में पहली बार यूएस आर्मी की एंट्री हो सकती है। अमेरिकी सेना के जवान यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में उतर सकते हैं। वहीं आशंका यह भी जताई जा रही है कि यूएस आर्मी के कमांडो यूक्रेन के अलग अलग इलाकों और वॉर फ्रंट में मोर्चा भी संभाल सकते हैं। दरअसल सीएनएन ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दावा किया है कि बाइडेन सरकार जल्द ही यूएस आर्मी को यूक्रेन भेज सकती है। दावा है कि अमेरिकी सैनिक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर यूक्रेन जाएंगे ताकि यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी हथियारों की मरम्मत कर सकें। दरअसल बीते 28 महीनों से रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध लड़ा जा रहा है उसमें अमेरिका की सीधी दखलंदाजी है। बाइडेन सरकार यूक्रेन की सबसे बड़ी मददगार है। पेंटागन लगातार गोला बारूद से लेकर हथियारों की खेप कीव पहुंचा रहा है। ऐसे में जंग में कबाड़ हो चुके अमेरिकी हथियारों की मरम्मत के लिए उनका इस्तेमाल युद्ध में फिर हो सके, ऐसे में बाइडेन सरकार यूएस आर्मी के इंजीनियर्स को यूक्रेन भेज सकती है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि ठीक उसी तरह अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान वॉर में भी बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्टर भेजे थे और फिर दोनों युद्ध का अंजाम क्या हुआ यह पूरी दुनिया बखूबी जानती है। ऐसे में कुछ वॉर एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि इराक अफगानिस्तान की तरह इस बार भी अमेरिका यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती का प्लान तैयार कर चुका है। जानते हैं कैसे? दरअसल 20 मार्च 2003 को इराक युद्ध का आगाज हुआ और करीब 8 साल बाद 15 दिसंबर 2011 को इराक वॉर खत्म हुई। इस दौरान अमेरिका ने करीब 1,60,000 सैनिकों को जंग में भेजा।
ठीक इसी तरह 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान वॉर शुरू हुई, जो करीब 20 सालों तक लड़ी गई। इस युद्ध में 2001 से 2010 तक यूएस आर्मी के करीब 1 लाख जवान अफगानिस्तान में तैनात थे। हालांकि इन दोनों फ्रंट पर अमेरिका की सीधी अदावत थी, लिहाजा यूएस आर्मी ने इराक और अफगानिस्तान पर सीधे धावा बोला। लेकिन रूस यूक्रेन जंग में हालात बिल्कुल अलग हैं। यूएस आर्मी रूस के खिलाफ सीधे जंग में नहीं उतर सकती, लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर अमेरिकी सेना की टुकड़ी को यूक्रेन भेजने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर यूएस आर्मी यूक्रेन में दाखिल हुई तो उसकी तैनाती कहां होगी? कहां अमेरिकी सेना के जवान अपना बेस कैंप बनाएंगे? किस फ्रंट से अटैक और डिफेंस का चक्रव्यूह तैयार होगा? यह भी जान लीजिए। रूसी डिफेंस कई बार यह दावा कर चुका है कि नाटो की सेना यूक्रेन में मोर्चा संभाले हुए है। कई फ्रंट्स पर नाटो के जवान तैनात भी हैं, लेकिन पहली बार यूएस आर्मी की यूक्रेन में एंट्री की बात की जा रही है। दरअसल पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क रीजन पर पहले ही रूसी ब्रिगेड कब्जा कर चुकी है। ऐसे में इन इलाकों में यूएस आर्मी की तैनाती नामुमकिन है। वहीं यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट, जिसमें मारियोपोल, नाइप्रो और खार्किव जैसे प्रांत शामिल हैं, वहां पर रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। ऐसे में जो बाइडेन सीधे अपने सैनिकों को वॉर फ्रंट में नहीं झोंक सकते, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का दावा है कि सबसे पहले यूएस आर्मी दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा और खैरसॉन रीजन में बेस कैंप तैयार करेगी, ताकि क्रीमिया और ब्लैक सी की घेराबंदी की जा सके। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के माइकोलेव और क्रीवीरी इलाके में अमेरिकी सेना का अड्डा तैयार किया जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दावा इस बात का भी हो रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव, ज़ाइटोमीर और लुत्स्क में भी यूएस आर्मी के जवानों का बेस बन सकता है, क्योंकि इन इलाकों में तैनाती के साथ ही अमेरिकी सेना बेलारूस फ्रंट से भी यूक्रेन को मजबूती प्रदान कर सकती है। पहले अमेरिकी हथियार और अब यूएस आर्मी की यूक्रेन में तैनाती की खबरों ने क्रेमलिन में टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अगर जंग में किसी भी अमेरिकी सैनिक की मौत हुई तो मुमकिन है महाशक्ति अमेरिका पूरी ताकत के साथ जंग में उतर जाएगा। जिसका मतलब है महायुद्ध। शायद यही वजह है कि इस तमाम आशंकाओं के बीच अमेरिका और रूस के रक्षा मंत्रियों ने आपस में बातचीत की है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूसी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन आने वाले हथियारों और उनका इस्तेमाल रूसी इलाकों में होने पर आपत्ति जताई है। रूस इसलिए भी भड़का हुआ है क्योंकि नॉर्वे के पास मौजूद रूस की सीमा पर बाइडेन ने बैलिस्टिक मिसाइल से लैस सबमरीन और यूएस एयरफोर्स के डूम्सडे विमान को तैनात कर दिया है। खबर तो यह भी सामने आ रही है कि नॉर्वे से सटे रूसी बॉर्डर के पास अमेरिकी नौसेना की सबमरीन ने वॉर ड्रिल भी की है। मतलब साफ है कि अब रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका खुलकर सामने आ रहा है। जंग में हथियारों की सप्लाई से शुरू हुआ सिलसिला अब शक्ति प्रदर्शन और सेना की तैनाती तक जा पहुंचा है। रूस की अलग अलग फ्रंट से घेराबंदी भी शुरू हो चुकी है और अमेरिका के इन्हीं तेवरों को लेकर महाजंग की आहट बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेनी फ्रंट से एक और बड़ी खबर, अवदिव्का में रूसी आर्टिलरी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। रूस ने यूक्रेन के पोस्ट पर बम बरसाए हैं। हमले में यूक्रेन के 77 सैनिकों की मौत की खबर है।
4 दिन पहले यूक्रेन ने रूस पर बड़ा अटैक किया था। रूस के एनर्जी सेक्टर और कई मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया। ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया पर भी हमला किया। यूक्रेन के हमलों का बदला पुतिन नाटो और उसके मित्र देशों से लेने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन ने ब्लू जोन में जंग की बड़ी तैयारी की है। यूरोप से एशिया तक समंदर में रूस के युद्धपोत और सबमरीन रेडी टू अटैक मोड में है। इंतजार सिर्फ व्लादिमीर पुतिन के सिग्नल का है, जिसके मिलते ही समंदर जंग का नया एपिसेंटर बन जाएगा। समंदर में रूसी युद्धपोत बारूद बरसा रहे हैं। पुतिन की सबमरीन दुश्मन को तबाह करने की प्रैक्टिस कर रही है। रूसी नौसेना मिसाइलें और ड्रोन हमलों का अभ्यास कर रहे हैं। बाल्टिक सागर, जापान सागर, अखोत्स्क सागर, ब्लू जोन के इन 3 क्षेत्रों पर इस वक्त रूस ने घेरा डाल रखा है। यहां रूसी नेवी इतने बारूद के साथ समंदर में उतरी है कि एक पूरे मुल्क को धरती के नक्शे से मिटा सकती है। पुतिन ने यह घेरा बाइडेन के मित्र राष्ट्रों के लिए डाला है। एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे तोड़ पाना उनके लिए बेहद मुश्किल है। रूसी राष्ट्रपति का प्लान क्या है, टारगेट पर कौन कौन से देश हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले पुतिन ने ब्लू जोन को लाल करने का फैसला क्यों किया है, ये जान लीजिए। तेईस जून को क्रीमिया पर हमले का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सेवास्तोपोल बीच का है। समंदर किनारे रूसी नागरिक मौजूद हैं। अचानक आसमान से क्लस्टर बम गिरने लगते हैं। लोग जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। 23 जून को यूक्रेन ने क्रीमिया, सेवास्तोपोल और उसके आसपास के इलाकों में भीषण हमला किया था। सेवास्तोपोल के समंदर किनारे भी यूक्रेन ने क्लस्टर बम गिराए थे। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। 23 जून को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिका को इसका गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। दरअसल ये हमला यूक्रेन ने नेटो और अमेरिकी मित्र राष्ट्रों से मिले हथियारों से किया था। अब इसी का बदला लेने की तैयारी पुतिन कर चुके हैं, जिसके लिए पुतिन ने ब्लू जोन को नया रण क्षेत्र बनाने की तैयारी कर ली है। बाल्टिक सागर में रूस की सेना बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर रही है। इस ड्रिल में रूस के 10 से ज्यादा वॉरशिप, सबमरीन और ड्रोन हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ड्रिल में रशियन नेवी इलेक्ट्रिक जैमिंग सिस्टम का भी परीक्षण कर रही है। बाल्टिक सी में पुतिन के रडार पर नेटो देश है। फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये सभी देश बाल्टिक सागर के चारों ओर मौजूद हैं। इसीलिए बाल्टिक सागर को नेटो लेक भी कहा जाने लगा है।
एक्सपर्ट्स की माने तो पुतिन किसी भी वक्त इन नेटो देशों पर हमले कर सकते हैं। एक तरफ रूसी नौसेना ने यूरोप में नेटो देशों को घेर रखा है, तो एशिया में भी रूसी सेना के घेरे में अमेरिका के 2 मित्र राष्ट्र हैं। ओखोत्स्क और जापान सागर में रूसी नौसेनाएं वॉर ड्रिल कर रही हैं, जहां से इनके निशाने पर जापान और दक्षिण कोरिया है। एक्सपर्ट्स की माने तो रूसी राष्ट्रपति होकाइडो आइलैंड्स पर कब्जे की तैयारी में है, ताकि अमेरिका और सहयोगियों को बड़ा जख्म दे सके। दरअसल कुरील और होकाइडो द्वीप को लेकर रूस और जापान के बीच विवाद है। दोनों देश इन द्वीपों पर अपना अपना दावा करते हैं। कुरील द्वीप पर रूस पहले ही कब्जा कर चुका है। अब उसके निशाने पर होक्काइडो आइलैंड है, जिसे वो जापान से छीनना चाहता है। ब्लू जोन में पुतिन की जंगी तैयारियों को देखते हुए अमेरिका भी एक्शन मोड में है। अमेरिका ने नॉर्वेजियन सागर में डूम्सडे प्लेन और परमाणु शक्ति से संपन्न ओहायो क्लास की सबमरीन को तैनात कर दिया है। यह तस्वीर नॉर्वेजियन सागर से सामने आई है, जहां आसमान में अमेरिकी डूम्सडे प्लेन बोइंग E-6 के साथ P-8 पोसाइडन नजर आ रहा है, जबकि समंदर में नॉर्मैंडी फ्रिगेट और USS टेनेसी सबमरीन को भी साफ साफ देखा जा सकता है। ओहायो क्लास के इस सबमरीन के लोकेशन देखना सीधे सीधे रूस को चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की इजाजत के बिना इस सबमरीन के लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता। अमेरिका के तेवर आक्रामक हैं, तो रूस ने भी सीधे संघर्ष से पीछे नहीं हटने का ऐलान कर दिया है। रूस के उप विदेश मंत्री सरगई ryabkov ने कहा है कि हमें सीधे टकराव के जोखिम पर सोचने की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि परमाणु शक्तियां टकराव के बहुत नजदीक पहुंच चुकी हैं। साफ है, यूक्रेन के क्रीमिया हमले ने ब्लू जोन को धक्का दिया है। पुतिन नेटो और अमेरिका के मित्र देशों से बदले के लिए आग बबूला है, तो अमेरिका की तैयारियां सीधे टकराव की आशंका बढ़ा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।